हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप केवीएस पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 प्रश्न जो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जहां पर ज़रूरत होगा वहां पर व्याख्या भी करेंगे और इसको आप मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। आप यदि इसको टेस्ट फॉर्म के रूप में देना चाहते हैं तो एक OMR लेकर बैठ जाइए और प्रश्नों का उत्तर देते हुए मिलाते हुए चलिए हमसे थोड़ा सा तीव्र गति के साथ। आइए शुरू करते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम है? लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ है। विकल्प ए सही है। बता दें, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है लता मंगेशकर जी से। यह हिंदी भाषा की एक पार्श्व गायिका थी और कुछ महीने पहले इनका निधन हुआ है। आँच प्रथा से क्या अभिप्राय है? आँच प्रथा से अभिप्राय की बात करें तो कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने वाली यह एक प्रथा थी। कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने वाली एक प्रथा थी आँच प्रथा। तो विकल्प डी इसमें सही है। कौन सा संगत नहीं है? सबसे पहले नकारात्मक जो शब्द होंगे, नहीं, असत्य, असंगत, ये इन चीज़ों को पहले गोला कर लेना है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आलो अंधारी, कौन संगत नहीं पूछ रहा। आलो अंधारी बेबी बेलदार की रचना है और राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र की रचना है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कुमार गंधर्व लता मंगेशकर की, और नहीं, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व की रचना है। जामुन का पेड़ जो है मन्नू भंडारी का नहीं है, यह कृष्णचंद्र का है। किसका है? कृष्णचंद्र की रचना है जामुन का पेड़। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? पंक्ति किसकी है? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यह पंक्ति किसकी है? तो यह कुंवर नारायण की पंक्ति है। आपको कमेंट में ये बताना है ये कुंवर नारायण के किस रचना से उद्गृत है। ठीक है। और कुंवर नारायण की बात करें, यह तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में किया था अज्ञेय जी ने। हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो यहाँ पे मधुबाला, मधुशाला, सतरंगिणी, दुनिया रोज बनती है। तो मधुबाला, मधुशाला, सतरंगिणी, ये तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। बाकी दुनिया रोज बनती है हरिवंश राय बच्चन की रचना न होकर आलोक धानवा की रचना है। किसकी? आलोक धानवा की रचना है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति की बात करें तो रिपोर्टर करता है। विकल्प बी इसमें सही है, रिपोर्टर करता है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध रचना रघुवीर सहाय का है। विकल्प सी सही है। किसका? रघुवीर सहाय का। काठ का सपना कहानी संग्रह किसका है? काठ का सपना की बात करें तो यह मुक्तिबोध की रचना है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। विकल्प सी इसमें सही है। इनकी एक दो प्रसिद्ध जैसे रचना अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा बहुत ही प्रसिद्ध है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना चारों में से कौन है? कुछ कविताएं बात बोलेगी, चुका भी हूँ मैं नहीं, और इतने अपने पास। इन चारों में बताना है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कौन सा रचना है। तो वह चुका भी हूँ मैं नहीं। चुका भी हूँ मैं नहीं जो रचना है वह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और इसको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो विकल्प सी यहाँ पर क्या है? सही है। बाकी कुछ कविताएं बात बोलेगी और इतने अपने पास, ये तीनों, और चुका भी हूँ मैं नहीं, ये चारों रचनाएं जो हैं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। ठीक है, किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं चारों के चारों। और अनामिका संग्रह में संकलित काव्य कृति, अनामिका संग्रह में संकलित काव्य कृति किसकी है? तो बता दें, अनामिका जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, निराला का है। और आदिवास, बादल राग, विधवा, राम की शक्ति पूजा। तो इसमें पूछा अनामिका संग्रह में संकलित कौन है? तो राम की शक्ति पूजा है। विकल्प डी जो है सही है। बाकी आदिवास, बादल राग
और विधवा, ये तीनों जो रचनाएं हैं यह परिमल में संकलित है। ठीक है, इसका संकलन हुआ था 1929 में। ठीक। तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी किसने कहा? तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी किसने कहा? तो तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने कहा था पहले, तो ये जान लीजिए। क्या? कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है क्या, तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी किसने कहा है? तो वह कहा है केलांग विम्स ने। केलांग्स विम्स ने कहा है, विकल्प डी सही है। घर लौट बहुत रोए माँ बाप, अकेले में मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, किसकी पंक्ति है? घर लौट बहुत रोए माँ बाप, अकेले में मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, यह रचना किसकी है? फिराक गोरखपुर की रचना है। विकल्प ए सही है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार एक बार और पढ़ते हैं। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, यह उमाशंकर जोशी की रचना है। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली आदि पशु पक्षियों का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो महादेवी वर्मा ने ये क्या किया है, जानवरों पर, पशु पक्षियों पर रचनाएं की हैं, और इनका वर्णन जो मिलता है वह मेरा परिवार में मिलता है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा की रचना है। भक्तिन, यामा, दीपशिखा भी इन्हीं की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा की। लिख दें, परख किसका उपन्यास है? पहले भी पढ़ चुके हैं। परख जो है यह जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। विकल्प ए सही है। काले मेघा पानी दे, संस्मरण किसका है? काले मेघा पानी दे संस्मरण जो है यह धर्मवीर भारती का है। विकल्प बी सही है। ठीक। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की एक प्रसिद्ध रचना है। महादेवी वर्मा की एक संस्मरण रचना है, पथ के साथी। राम वृक्ष बेनीपुरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध है, जंजीरें और दीवारें। ठीक, तो यहाँ पर विकल्प बी सही है। काले मेघा पानी दे संस्मरण है धर्मवीर भारती का। शेर के बच्चे की टाइटिल किसको? शेर के बच्चे की टाइटिल किसको पहलवान की ढोलक कहानी में मिली थी? मतलब शेर का बच्चा किसे कहा जाता था, उपनाम किसको मिला था? इन चारों में बताना है, तो वह काला खां था। विकल्प डी सही है। पहलवान की ढोलक कहानी में शेर के बच्चे इनको कहा जाता था। चार्ली चैपलिन का भारत में क्यों महत्व है? चार्ली चैपलिन का भारत में महत्व था क्योंकि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते थे। विकल्प डी सही है। माँ ने साफिया से पाकिस्तान से क्या मंगवाया था? पाकिस्तान से क्या मंगवाया था बता दें। यह रजिया सज्जाद जहीर की कहानी है, एक नमक उसकी पंक्ति है। मतलब वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। माँ ने साफिया से पाकिस्तान से क्या मंगवाया था? तो वह लाहौरी नमक मंगवाया था। विकल्प सी सही है। नमक नामक रचना है रजिया सज्जाद जहीर का कहानी। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया? विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का प्रकाशन जो किया था, संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। और निराला जी ने मतवाला, नाम सुने होंगे, मतवाला पत्रिका का संपादन किया। रघुवीर सहाय जो है दिनमान पत्रिका एक थी, उसका संपादन किया दिनमान। और ज्ञान रंजन पहल पत्रिका थी इनकी, कौन सी? पहल पत्रिका का संपादक ये थे, संपादन का कार्य किया था। हिंदी स्वराज किसकी पुस्तक है? हिंदी स्वराज आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग इनकी रचना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आत्मकथा है इनकी, महात्मा गांधी की, बहुत ही अच्छी है। आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी मतलब आत्मकथा है इनकी। मैं पढ़ा हूँ, लगे 4-5 साल पहले मैं पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सब कुछ सीधा सीधा कह दिया है। बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? बच्चन ग्रंथावली जो है वह प्रकाशित जब हुई थी 1983 में।
ठीक है। इस समय उसमें खंडों की संख्या अगर बात करें तो 11 है, ठीक है। इसमें आपका आंसर 10 सही होगा, ठीक है। इस समय बढ़ के कितना है, 11 है और यहाँ पर आपको 10 सही है, विकल्प डी सही है। कुंवर नारायण की पहली कविता कौन सी है? कुंवर नारायण की पहली कविता की बात करें कुंवर नारायण की, तो वह है कविता के बहाने, विकल्प ए सही है। कविता के बहाने इनकी जो है पहली कविता है किसकी, कुंवर नारायण की, तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। बात सीधी थी पर इन दिनों कोई दूसरा नहीं, ये चारों रचनाएं जो हैं ये कुंवर नारायण की ही रचनाएं हैं। यहाँ पे पहली कविता के बारे में पूछा था, इसलिए कविता के बहाने सही है, ठीक है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, ये रचनाएं सब कुंवर नारायण जी की हैं। ये बच्चन साहब की रचनाएं कही हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण, सतरंगिणी, ये सारी रचनाएं बच्चन साहब की हैं। त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा? त्रिलोचन को अवध का किसान कहने वाले कौन थे? तो इनको कहा था, पहले बता दें, मुक्तिबोध जी ने कहा था, विकल्प सी सही है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। और इनकी कृति अमोल्ला, ठीक है, काव्य कृति थी, इसका प्रकाशन 1990 में हुआ था। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय जी की रचना है, विकल्प सी सही है। इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, असाध्य बीड़ा, नदी के द्वीप, वही बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इनको प्रयोगवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। अज्ञेय जी को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम है। ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निराला जी को, विकल्प सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, विकल्प सी सही है। हिंदी में इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है, निराला जी को। जैसे जूही की कली एक रचना है। सीता त्रिजटा संवाद, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित हैं? आप जानते हैं रामचरितमानस में 7 कांड हैं कुल। यह तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा में है। 7 कांड अगर बात करें तो जैसे एक है बालकांड, अयोध्या कांड, बालकांड के बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड है, और सुंदर कांड है उसके बाद आएगा, उसके बाद लंका कांड, और अंतिम में आता है उत्तर कांड, ठीक। और यहाँ पे पूछा सीता त्रिजटा संवाद जो है यह किस में है? तो यह सुंदर कांड में है, विकल्प बी सही है, सुंदर कांड। गुल की बन्नो कहानी किसकी है? गुल की बन्नो कहानी जो है यह धर्मवीर भारती की है, विकल्प बी सही है। निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, जैनेन्द्र कुमार की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तो आदिम रात्रि की महक, आदिम रात्रि की महक जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है कौन? आदिम रात्रि की महक। बाकी खेल, पाजेब और नीलम देश की राजकन्या, ये तीनों रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की हैं, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। आदिम रात्रि की महक फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है? बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है, विकल्प ए जो है सही है यहाँ पर, धर्मवीर भारती की रचना है बंद गली का आखिरी मकान। चांद और टूटे हुए लोग इनकी एक प्रमुख रचना है, वो भी याद कर लीजिए। जहाँ कार्य और कारण में संगति न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कार्य और कारण में संगति जहाँ न हो वहाँ असंगति अलंकार होता है, विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं है, कुंडलीय छंद का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रथम 4 पंक्तियां देखिए, मात्रिक विषम छंद ये होता है, मात्रिक विषम छंद है कुंडलियां। यह एक छंद है, कुल 6 पंक्ति होता है, इसमें संयुक्त छंद है, 2 छंदों से मिलकर बना है, इसलिए प्रथम 4 पंक्तियां रोला की नहीं होती हैं। प्रथम 2 पंक्तियां जो हैं दोहा की होती हैं, उसके बाद 4 पंक्तियां रोला की होती है, तो विकल्प डी यहाँ पे जो है गलत है। किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किया है? तो वह है आचार्य मम्मट, विकल्प बी सही है। किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किया है? तो आचार्य मम्मट। एक शब्द यहाँ पे हेतु आया है ना, इसका स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, हेतु कैसे लिखा हुआ है,
त पे छोटा ऊ का मात्रा होता है। ठीक है, इतना ध्यान रहे। निम्न में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? वह है वह। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे एक होता है मैं, एक होता है तुम, एक होता है वह। ठीक, मैं उत्तम पुरुष, ठीक है, और तुम मध्यम पुरुष, वह क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। तो वह जो है यहाँ पर अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। विकल्प ए जो है सही है। मेरा क्या होगा? मेरा यानी मैं, मेरा ये उत्तम पुरुष, हमको उत्तम पुरुष, तुम्हारा क्या होगा? मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे विकल्प ए सही है। गोपाल अच्छा लड़का है वाक्य में विशेषण बताना है। गोपाल अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का, बुरा लड़का, इसमें गूढ़वाचक विशेषण है। विकल्प ए सही है। हवा चलती रही है। हवा चली रही है, नहीं यार, हवा चल रही है वाक्य में क्रिया बताना है। हवा चल रही है वाक्य में नित्यता बोधक क्रिया है। विकल्प ए सही है। वह तो घर डॉट 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 बैठा था। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद क्या होगा? तो वह घर के ऊपर बैठा था, क्या होता है? वह घर के ऊपर बैठा था, घर के अंदर बैठा था, कि घर के बाहर बैठा था, घर के सामने बैठा था, क्या होना चाहिए? वह घर के अंदर बैठा था, वह घर के भीतर बैठा था। देखिए चार है ना, वह घर के भीतर बैठा था, वह घर के बाहर बैठा था, वह घर के सामने बैठा था, वह घर में बैठा था, वह घर में बैठा था। इनमें से क्या होना चाहिए? जैसे बोलते हैं जग में, की टोकरी में, तो वो में का अर्थ वहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो के लगा हुआ है ना, के किसका संबंध का बोधक है? तो यहाँ पे संबंध बोधक हो गया। के जो है स्थान का बोधक नहीं है। जैसे काकी के, नानी ने आता है ना संबंध बोधक के लिए पहचान चिन्ह। और वह तो घर के अंदर या घर के भीतर बैठा है, सही होगा। संबंध बोधक अव्यय है इसमें। विकल्प ए सही है। भाववाच्य वाला वाक्य बताइए। भाववाच्य वाला क्या होता है? मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, ये सब भाववाच्य होता है। तो इसमें क्या है? तुम बहुत हंसती हो, इसमें होगा मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। विकल्प सी जो है इसमें भाववाच्य वाला वाक्य है। अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवघट में उपसर्ग बनाना है। घट के आगे क्या लगा है? अव लगा है। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। इसमें अव उपसर्ग लगा हुआ है। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नेपाली शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय देखिए उपसर्ग किसी मूल धातु एक शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदलता है, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो नेपाली में क्या है? नेपाल के आगे बड़ी ई लगा हुआ है, तो नेपाली हो गया। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। नेपाल मूल शब्द हो गया और बड़ी ई उसमें लग गया, तो नेपाली हो गया। रसोई घर का समास विग्रह क्या है? रसोई घर का समास विग्रह इनमें से क्या होगा? तो रसोई के लिए घर होगा। विकल्प सी सही है, रसोई के लिए घर। कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? ठीक है, संगत नहीं है, इसमें पहले गोला कर लेना है। अंश अंश, अंश का मतलब, इस अंश का मतलब हिस्सा होता है, और इस अंश का मतलब कंधा होता है। पहला वाला तो सही है। दंश, दंश और दस, दस का मतलब 10 सही है। दंश का मतलब डंक हो गया, ये भी सही है, जैसे सांप का डंश। ठीक है ना। टुक टुक, टुकड़ा फटा हुआ, टुकड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। अथक और कथक, अथक मतलब बिना थके, और अकथ मतलब जो कहा न जा सके। तो ये तो तीनों सही लग रहा है। बाकी विकल्प सी वाला सही नहीं लग रहा है। टुक टुक मतलब होगा, एक टुक का मतलब थोड़ा और दूसरे टुक का मतलब टुकड़ा होगा। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, इसका मिलान यहाँ पर सही नहीं था। तो क्या होगा? एक टुक का मतलब थोड़ा और दूसरे का मतलब टुकड़ा। निम्न में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है। इनमें से कौन सा है? तो घी जो है, घी का तत्सम घृत होता है। ठीक है, घृणा जो है तत्सम शब्द है। इसका अगर तद्भव की बात करें तो घिन्न होता है तद्भव। ठीक है, तो घृणा यहाँ पे तत्सम शब्द होगा। ये देखिए दो चीज, क्री वाला र है ना, री आया है यहाँ पर, और ड़ा, ये दोनों अक्षर आ गए हैं, तो ये वैसे ही जान लीजिए ये तत्सम में ही आते हैं पहचान चिन्ह के लिए। बाकी घोड़ा और चांद, घी, ये तीनों
तद्भव है। ठीक है, चांद का चंद्र होगा तत्सम, और घोड़ा का घोटक हो जाएगा। ठीक है, ये तद्भव है। घिन तद्भव है और गिरड़ा तत्सम है। निम्न में तद्भव है, तद्भव उजाला, आश्चर्य, अच्छी और अश्रु। इनमें क्या होगा, उजाला जो है तद्भव है, इसका तत्सम उज्ज्वल होगा। उज्ज्वल जानते हैं ना, उ डबल ज व ल। लिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? अशुद्ध युग्म बताना है इनमें से। सौदागर किस भाषा का शब्द है? समन, अलमारी, किताब किस किस भाषा के शब्द हैं? सौदागर बता दें, फारसी भाषा का शब्द है, सही है, सौदागर मिला हुआ है। अशुद्ध बताना इसमें। समन अंग्रेजी का है, ये भी सही है। अलमारी तुर्की का नहीं है, अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। और किताब जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। तो ये जो विकल्प सी वाला है ये सही है, यहाँ पर असंगत था, अशुद्ध था। संकर शब्द नहीं है, इनमें से बताना है संकर शब्द कौन सा नहीं है। संकर शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, तो यहाँ पे सॉरी, दो शब्दों से मिलकर बनने के साथ साथ दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे तोप गाड़ी हुआ ना, तो गाड़ी इसमें हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक, और तोप जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। ये दो शब्द तो है हैं और उसके साथ साथ दो भाषाओं के शब्द हैं, तो ये संकर शब्द हो गए। पुष्टाहार जो है ये संकर शब्द नहीं है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। बाकी शीशा घर में घर जो है हिंदी भाषा का शब्द है, और शीशा हिंदी भाषा का ना होकर उर्दू फारसी का है। क्या है? उर्दू का है और उर्दू फारसी का है। ठीक है, क्या शीशा, तो ये भी संकर हो गया। सूत मिल में सूत हिंदी है और सूत हिंदी है और मिल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पे बी सही था। पंकज शब्द है, सूत हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में भी यूज होता है, और यहाँ पे मुख्य रूप से हम हिंदी मान रहे हैं। पंकज शब्द है, पंकज शब्द कैसा है? यह योगरूढ़ शब्द है। जो ऐसे शब्द जिनमें बहुव्रीहि समास होता है वो योगरूढ़ उनको मान सकते हैं आप। ठीक है ना, तो जैसे अगर बात करें तो ये होते तो हैं यौगिक की तरह, ठीक है, ये होते हैं यौगिक की तरह, लेकिन अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को ये छोड़ देने के कारण योगरूढ़ कहलाते हैं। यौगिक शब्द है, इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक देवालय है, विकल्प ए सही है। निम्न में योगरूढ़ शब्द नहीं है, इसमें बताना है योगरूढ़ शब्द कौन नहीं है। नीलकंठ, पंचाली, पीताम्बर, महापुरुष। अब देखिए क्या बताए हैं अभी, बहुव्रीहि समास जिसमें होगा वो योगरूढ़ मान लीजिए है, तो बहुव्रीहि समास अपना अर्थ छोड़ देता। पांचाली, पांचाली मतलब द्रौपदी हो गई, पीताम्बर पीले अंबर को धारण करने वाले कृष्ण हो गए, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शिव हो गए, लेकिन महापुरुष में एक इसमें कर्मधारय समास है, और ये वाला जो है योगरूढ़ नहीं है, यह यौगिक है। ठीक है, क्या है? यौगिक। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। दशानन शब्द है, दशानन शब्द कैसा है? योगरूढ़ है, बहुव्रीहि समास है उसमें। और निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। चना, बाजरा, उड़द और अरहर। दालों के नाम मुख्यतः पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन अरहर यहाँ पे अपवाद है। अरहर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पे। लड़कियां पढ़ती हैं, यह वाक्य एक वचन में होता है। इसका एक वचन में क्या होगा? लड़कियां पढ़ती हैं कि का एक वचन होगा लड़की पढ़ती है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, रामू घर से चला, रामू घर से निकला में कौन सा कारक है? कारक बताना है, कर्ता ने कर्म को करण से वाला। तो रामू घर से निकला, अब देखो घर से क्या हो रहा है? निकल गया, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अपादान कारक होगा। ठीक है, और दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बाण का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन नहीं है? बाण का क्या होता है? सिलीगुड़ी होता है, सर भी होता है। ठीक है, और बाण का देखिए अज जो होगा, अज, अज का मतलब ब्रह्म मान सकते हैं, विधाता लोकेश मान सकते हैं, प्रजापति विधि मान सकते हैं, चतुरानन ब्रह्मा मान सकते हैं। अज मतलब अज को बाण का पर्यायवाची नहीं मानेंगे। सायक जो है बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर सावक होता तो ये होता शेर का बच्चा, शेर के बच्चे को कहते हैं। सर जो है यह बाण का है। ठीक है, और सर जो है बाण का है। सीली मुख जो है यह भी बाण का है। तो विकल्प ए जो है यहाँ पर सही था।
ठीक है, और जो बाण का पर्यायवाची नहीं है। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटना है। किसका? आविर्भाव का विपरीतार्थक बताना है, इनमें से कौन सा होगा? तो वो होगा तिरोभाव। विकल्प बी सही है। अंतर्धान का विलोम होगा प्रकट। क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। सुप्त का जागृत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद संभाव का है। संभाव का मतलब अगर बात करें तो समता होता है, तुल्यता होता है, संभव होता है। और इसका विलोम जो होगा भिन्नता होगा। ठीक, क्या होगा? भिन्नता। अगर संभव इसको समझ लिया जाए तो संभव का असंभव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे संभाव लिखा है तो संभाव का मतलब समता, तुल्यता, असमतुल्य होता है। अजीर शब्द का अर्थ क्या है? अजीर शब्द का आंगन है। विकल्प सी सही है। यहाँ पर अनेकार्थक शब्द के रूप में द्विज का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? अनेकार्थक शब्द के रूप में द्विज का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? तो द्विज मतलब पक्षी, ब्राह्मण, दांत, ये तीनों होता है, पाप नहीं होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। और निम्नलिखित युग्म में युग्म शब्द नहीं है। युग्म शब्द कौन सा नहीं है? गांव गांव, ठीक है, भोला, गांव गांव, भोला भाला, जान पहचान, जुदाई मिलन, ये तो विपरीतार्थक हो गया। ठीक है, यहाँ पे शब्द युग्म की बात किया था। जैसे गांव गांव मैं जाऊंगा, ठीक है, गांव गांव मैं जाऊंगा, भोला भाला, भोला, यह इंसान बहुत भोला भाला है, मेरी इनसे जान पहचान है, लेकिन जुदाई मिलन दोनों एक साथ ऐसे शब्द युग में नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से प्रमुख बिंबवादी आलोचक कौन नहीं है? रिचर्ड आर्लिंगटन हैं, और हिल्डा ड्यूलियट भी हैं, जॉन हेचर भी हैं, वाल्टर पेटर नहीं है। यह एक अंग्रेजी निबंधकार हैं, कला समीक्षक हैं, साहित्य आलोचक हैं। ये कौन? वाल्टर पेटर। तो विकल्प डी यहाँ पर जो सही है, यह एक अंग्रेजी निबंधकार, समीक्षक, साहित्य आलोचक हैं, बिंबवादी आलोचक नहीं है। जिनका पता न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिनका पता न हो उनको क्या कहेंगे? अज्ञात, अज्ञात कहेंगे। विकल्प ए सही है। समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प बताइए। समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प क्या होगा? तो भीड़ होगा। ठीक है, दूध जो है यह एक हो गया परिमाणवाचक, नहीं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक मान लीजिए। मीठा जो हो गया यह भाववाचक हो गया, मिठास होगा इसका, भाववाचक। और पर्वत का, पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे पूछा था क्या? समूहवाचक। तो भीड़ जो है समूहवाचक है। प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर के कितने खंड हैं? इनकी में मुंशी प्रेमचंद की 300 कहानियां हैं, और ये मानसरोवर में पूछ रहा है कितने खंड हैं? तो 8 खंड हैं। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था, लेकिन काफ़ी आलोचक जो हैं उनको मानते हैं पंच परमेश्वर है पहली कहानी, जो 1916 में रचा गया। और अंतिम कहानी इनकी मानी जाती है 1936 में रची गई, कफन। ठीक है, तो है कौन सा पहली कहानी? पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910। बहुत से आलोचक मानते हैं पंच परमेश्वर को, जो 1916 में रची गई, और कफन इनकी अंतिम कहानी है जो 1936 में रची गई। मानसरोवर भी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। पंडित आलोपीदीन कहाँ के रहने वाले थे? पंडित आलोपीदीन जो है यह दातागंज के रहने वाले थे। यह एक व्यापारी थे। विकल्प ए सही है। ठीक है, और नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और पंडित आलोपीदीन जो है इसी के पात्र होते हैं, प्रमुख पात्र हैं। किसके? नमक के दरोगा के। नमक का दरोगा 1913 में रचा गया। मियां नसरुद्दीन का व्यवसाय क्या था? मियां नसरुद्दीन जो थे यह नानबाई का मसीहा माने जाते थे। इनकी नानबाई की दुकान थी। विकल्प बी जो है यह सही है। इनका 53 या 56 प्रकार की रोटियां ये बनाने के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी प्रकार की रोटियां बनाने का इनको ज्ञान था। कृष्णा सोबती को किस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बता दें, जिंदगी नामा के लिए इनको मिला था। कृष्णा सोबती को किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए, और 1980 में मिला था जिंदगी नामा के लिए।
पाथेर पंचाली फिल्म में अपू के लिए कितने साल की बच्ची की जरूरत थी? पाथेर पंचाली फिल्म जो है उसमें अपू के लिए कितने साल के बच्चे की जरूरत थी? तो वह है 6 साल के बच्चे की। विकल्प बी जो है सही है। और पाथेर पंचाली जो है यह सत्यजीत रे द्वारा लिखित है और निर्देशित भी है। यह फिल्म 1955 ईस्वी में बंगाली भाषा में बनी। ठीक है। फिल्म में अपू की बहन का क्या नाम है? अपू की बहन का नाम दुर्गा है। विकल्प सी सही है। लॉर्ड कर्जन के शासन का समय भारत में कब तक था? लॉर्ड कर्जन का समय जानते हैं 13 सदी बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 20 जुलाई 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन एक भारत में वायसराय बनकर आया था और 1899 से 1904 तक यह रहा। ठीक है, कौन? लॉर्ड कर्जन। इस तरह तो एक भी विकल्प सही नहीं होगा भाई, लेकिन यहाँ पे 99 था इसीलिए हम इस पर थोड़ा सा लालायित हो गए। 1999 नहीं, यह 99 से 1905, 18 नवंबर। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा। बाल मुकुंद गुप्त जी ने, शासनकाल था इसका लॉर्ड कर्जन का, बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? किस पत्र का संपादन इनमें से बाल मुकुंद गुप्त जी ने नहीं किया था? तो वो था समाचार सुधा वर्षण। ठीक है, विकल्प डी जो है यह सही है। इसके श्याम सुंदर सेन जी थे। ठीक है, इसका संपादन किए थे। विकल्प डी सही है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस पत्र का संपादन नहीं किया। बाकी भारत मित्र का शुरुआत हर मुकुंद शास्त्री ने 1878 में किया था। अमृतलाल चक्रवर्ती हिंदी बंगवासी के थे और हिंदुस्तान के मदन मोहन मालवीय जी थे। तो यहाँ पे विकल्प डी सही है। शेखर जोशी किस कहानी आंदोलन से संबंधित थे? शेखर जोशी किस कहानी आंदोलन से संबंधित थे? तो वह है नई कहानी आंदोलन। विकल्प ए सही है। इसके प्रवर्तक की बात करें तो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी थे, ऐसे कई लोग थे। बाकी यहाँ पे अनकही अन का अन अकहानी आंदोलन जो है यह गंगा प्रसाद विमल जी इससे संबंधित है। कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद बिमल। और सहज कहानी के जो हैं, सहज कहानी की बात करें तो यह अमृत राय जी थे। सहज कहानी के अमृत राय। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें तो कमलेश्वर जी हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही था। सात के लोग किसकी रचना है? सात के लोग जो रचना है यह शेखर जोशी की रचना है। विकल्प बी सही है। हलवाहा, मारा पहाड़ और नौरंगी, ये सब जो है नौरंगी बीमार है। नौरंगी बीमार है, मरा पहाड़, हलवाहा और ये सब शेखर जोशी की रचनाएं हैं और साथ के लोग भी इन्हीं की रचना है। रजनी पटकथा में रजनी के पति का क्या नाम था? रजनी पटकथा में रजनी के पति का नाम जो था वह रवि था। विकल्प डी सही है यहाँ पर। ठीक है, और ये रजनी पटकथा जो है यह मन्नू भंडारी की रचना है। ठीक है, मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी को किस रचना पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? व्यास सम्मान किस रचना पर मन्नू भंडारी को प्राप्त हुआ था? तो एक कहानी यह भी जो है इनकी आत्मकथा है और इसके लिए 2008 में इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। मैं हार गई, सच यही है आपका बंटी, ये तीनों रचनाएं प्लस एक कहानी, यह भी चारों रचनाएं मन्नू भंडारी जी की ही हैं। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ कृति में जामुन के नीचे दबा व्यक्ति कौन था? जामुन के नीचे दबे व्यक्ति की बात करें तो वह एक कवि था। विकल्प सी सही है। यह हास्य व्यंग काव्य है जामुन का पेड़ और इसके रचनाकार जो हैं कृष्ण चंद्र जी हैं। विकल्प सी सही है। कागज की नाव कृति का रचनाकार कौन है? कागज की नाव जो कृति है इसके रचनाकार कृष्णचंद्र जी हैं। चंदन मत करिएगा, चंद्र जी हैं। विकल्प सी सही है। हिंदुस्तान की कहानी का अंश भारत माता की विजय वस्तु क्या है? हिंदुस्तान की कहानी का अंश भारत माता की विषय वस्तु क्या है? तो वह है देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जलसों का विवरण। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है।
हम नहीं चाहते कि अन्य विकल्पों को पढ़कर आपको कन्फ्यूजन में लाएं, ठीक है। तो इसलिए एकदम सीधा सीधा आंसर बता दे रहे हैं ताकि आपके मन में नकारात्मक बातों का परिचय ही ना आए। बहुत कम समय है, मुश्किल से, आपको पता ही है बहुत कम समय है, तो अब जितना मिल रहा है उतना अर्जित करिए। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान जो सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे अपने अकॉर्डिंग, तो वह धरती से अर्थ लेते थे भारत माता का। विकल्प ए जो है सही है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्मय भया कछु नहीं ब्याहे, कहे कबीर दीवाना। निम्नलिखित पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? यह कबीर की पंक्ति है। विकल्प बी सही है। इनके गुरु रामानंद थे, जान ही रहे हैं, और मुस्लिम लोग इनके गुरु को एक सूफी फकीर थे, सिख तकी को मानते हैं कबीर का गुरु, ठीक है। हम लोग तो रामानंद को ही मानते हैं। मीर के गुरु का क्या नाम था? मीर के गुरु के नाम की बात मीर पढ़ रहे हैं, देखिए मीराबाई के जो गुरु थे वह रैदास जी थे। विकल्प बी सही है, ठीक है। और मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी? मीरा की भक्ति जो थी वह माधुर्य थी, ठीक है। कृष्ण की भक्ति में ये लीन रहती थी, उनको अपना प्रेमी मानती थी। दास भक्ति किसकी है? तुलसी की। और कांता मतलब कांता नहीं, साख्य जो है, साख्य बात करें तो यह सूरदास की भक्ति है, साख्य वाला। लिखें, चलो लिख देते हैं भाई। ये मीरा और ये तुलसी। साख्य की बात करें तो ये थे सूरदास। तो यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। अनाम तुम आते हो किसकी रचना है? अनाम तुम आते हो जो रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, ये सारी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। कविता का गांधी। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। विकल्प डी सही है, कविता का गांधी। यह उपाधि जो है कहानीकार उदय प्रकाश जी ने दिया था। किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी उपाधि किसने दिया? तो उदय प्रकाश ने दिया था। भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की याद कविता में किससे याद करके लिखा है? घर की याद कविता में घर को याद करके लिखेगा और किसको लिखेगा? और किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। त्रिलोचन का जन्म स्थान कहाँ है? त्रिलोचन का जन्म स्थान की बात करें तो सुल्तानपुर है। विकल्प सी सही है। इनका मूल नाम जो है, मूल नाम की बात करें तो वासुदेव है, वासुदेव सिंह, ठीक है। इनका प्रथम काव्य संग्रह जो है धरती है। किसका भाई? त्रिलोचन का, वासुदेव सिंह का, जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ था, ठीक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता में चंपा का ब्याह होने के बाद कहाँ जाने की चर्चा है? चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता में चंपा का ब्याह होने के बाद कहाँ जाने की चर्चा है? तो कलकत्ता जाने की चर्चा होती है। विकल्प सी सही है, ठीक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यह रचना त्रिलोचन जी की है। तो विकल्प यहाँ पे कलकत्ता जाने का था, तो विकल्प सी सही था। और यह रचना जो है त्रिलोचन का। छोटे छोटे सवाल उपन्यास किसका है? छोटे छोटे सवाल उपन्यास की बात करें तो यह दूसरे दुष्यंत कुमार की रचना है, उपन्यास है। विकल्प बी सही है, ठीक है। आंगन में एक वृक्ष जो है यह भी दुष्यंत जी की प्रमुख रचना है। आंगन में एक वृक्ष उपन्यास है दुष्यंत कुमार का। आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी किसका उपन्यास है? देखिए नीचे भी है। आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी जो है यह दुष्यंत कुमार जी का उपन्यास है। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। कन्नड़ भाषा में अम का क्या अर्थ है कन्नड़ भाषा में? तो बहन है। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। अगर तमिल की बात करो ना तो अक्का, अक्का बोलते हैं बहन को, दीदी को। अवतार सिंह पास का जन्म कहाँ हुआ था? अवतार सिंह पास की बात करें तो इनका जन्म
जालंधर पंजाब में हुआ था। विकल्प बी जो है सही है। यह एक पंजाबी कवि थे और ये क्रांतिकारी भी थे। कौन? अवतार सिंह पास। कवियत्री निर्मला पुतुल का जन्म कहाँ हुआ था? कवियत्री निर्मला पुतुल का जन्म झारखंड के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। विकल्प सी जो है सही है। इनकी प्रमुख कृति एक है नगाड़े की तरह बजते शब्द। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगाड़े की तरह बजते शब्द निर्मला पुतुल की रचना है। निर्मला पुतुल की कविताओं में किसकी समस्या का चित्रण है? तो देखिए, आदिवासी, ये आदिवासी थी तो आदिवासी का होगा। आदिवासी की समस्याएं शिक्षा है, कुरीतियां हैं, ये सभी जो हैं इनकी समस्या थी। तो मतलब विकल्प डी सही है। पत्रकारिता के सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन? पत्रकारिता के सिद्धांत ने अनैतिकता, अनैतिकता तो किसी का सिद्धांत नहीं है। विकल्प ए जो है सही है। तथ्यों की शुद्धता, निष्पक्षता और वस्तुपरक जो है पत्रकारिता के सिद्धांत नहीं, सिद्धांत हैं, बाकी अनैतिकता नहीं है। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। यह कथन इनमें से किसका है? तो रघुवीर सहाय का यह कथन है। किसका है? रघुवीर सहाय का। एक बार और पढ़ते हैं। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। यह कथन किसका है? रघुवीर सहाय का। किस माध्यम के आ जाने से अखबार को अपने कार्य को और रोचक बनाने के बारे में फिर सोचना पड़ा? तो पत्रिका, रेडियो, टीवी, इंटरनेट है जब से आ गया है तब से अखबार पे उतना सब ध्यान नहीं दे रहे हैं। अखबार क्या कर रहा है? लड़ रहा है। रोचक बनाने के विषय में फिर उसको सोचना पड़ रहा है। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो उसे उद्घोषणा कहते हैं। विकल्प बी सही है। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो उद्घोषणा के माध्यम से होता है। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव-गांव बहा देगी। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बता दें, महात्मा गांधी का है। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव-गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है। यह कथन महात्मा गांधी का है। विकल्प ए सही है। कविता कोने में घात लगाए बैठी है। कविता कोने में घात लगाए बैठी है। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। यह कथन किसका है? तो जॉर्ज लुइस बोर्खेस। जॉर्ज लुइस बोर्खेस का यह कथन है। कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। जॉर्ज लुइस बोर्खेस की यह पंक्ति है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। उपर्युक्त पंक्ति किस नाटक का है? तो यह स्कंदगुप्त नाटक का है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। चूँकि दुरुस्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ये चारों रचनाएं जो हैं यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। और जो सही विकल्प है यहाँ पर यह स्कंदगुप्त है। विकल्प सी सही है। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी हुई कथा है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे के फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी हुई कथा है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? तो मनोहर श्याम जोशी की यह पंक्ति है। विकल्प बी जो है सही है। औपचारिक पत्र में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि किस तरफ लिखा जाता है? तो यह बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, किस तरफ लिखा जाता है? तो पेज के बाईं तरफ लिखा जाता है, ऊपर। तो ये रहे आज के, विकल्प भी सही है। ये रहे आज के हमारे 100 प्रश्न, और यह मुख्यतः किसके लिए थे? KVS PGT के लिए थे, हिंदी के।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि अंतिम समय में सभी लोग तैयारी थोड़ा बहुत कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।